एनवायरनमेंट के देखिए नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं कि जब बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग पोल्यूशन करने लगते हैं, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो है आपके गैसेस बाहर की तरफ लिबरेट होने लगती हैं। खास तौर से अगर हम कहें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो उद्योगीकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से होता चला गया। और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे होता चला गया वैसे वैसे हम लोग ने देखा कि एक तरह से हम लोगों को डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा था। हम लोग को ये समझ में आ रहा था कि सारी की सारी चीजें डेवलपमेंट हो रही हैं, हमें सस्ते सस्ते सामान मिल रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी की चीजें मिल रही हैं, ये सारी चीजें हम लोगों के पास अवेलेबल थी और हम लोगों को मिल भी रही थी। लेकिन दूसरे पहलू पर हम लोग ये नहीं ध्यान दे रहे थे कि जो उद्योगों से निकलने वाले धुएं हैं वो एक तरह से बहुत ज्यादा जो है हम लोगों को आगे चल करके हानि पहुंचाने वाले हैं। तो इसके बारे में हम लोगों को बिल्कुल भी इल्म नहीं था। तो हुआ क्या कि हम उस पर ध्यान दिए और जैसे हमने आपको बताया कि वैश्वीकरण का जब दौर आया 1980s के बाद से, खास तौर से उद्योग बहुत ज्यादा स्थापित होने लगे। जो है आपके जब उदारीकरण लिबरलाइजेशन का दौर आया और ग्लोबलाइजेशन आया, तो उसके बाद जो है आपके 1990s के बाद इस मतलब एक लग गई हर देश के बड़ी बड़ी कंपनियां ये सोचने लगी कि हम अपने देश विश्व में फैल जाए। तो इसलिए जो है आपके हर कंट्रीज में आपने देखा कि बाहर की कंट्री के जितने भी आपके बड़े जो है आपके इंटरनेशनल लेवल पे जो है आपके काम करने वाले लोग जो थे वो आपके हर कंट्री में पेनिट्रेट करने लगे और धीरे धीरे करके आपके सारा जो है एक्सपेंशन हो गया पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो उद्योगीकरण के दौर में जब उद्योग बढ़ते चले गए, आते चले गए, तो हम लोगों को जो है एक तरह से जो प्रोडक्ट्स थे वो जो है रीजनेबल कॉस्ट पर मिलने लगे, हम लोग खुश हुए, नई टेक्नोलॉजी की चीजें हमें मिलने लगी और हम लोगों ने दूसरा पहलू जो पॉल्यूशन वाला है हमने ध्यान नहीं दिया। उद्योग से निकलने वाले धुओं में खास तौर से उद्योग की बात हम कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स की बात नहीं कर रहे हैं। उद्योग से निकलने वाले धुओं में सबसे ज्यादा मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो आपके निकलती है वो उद्योग से ही निकलती है। ऊपरी वायुमंडल में जैसे कि हम लोग ने पढ़ा कि एशियन ब्राउन हेज, एशियाई भूरी धुंध जम रही थी, वैसे ही ऊपरी भाग में बादलों में अम्ल बन रहा था, एसिड बन रहा था। तो एसिड कैसे बन रहा था? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब निकलती थी तो ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेती थी, ऑक्सीजन से कंबाइन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना लेती थी और यही सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जब बादलों में पहुंचती थी, बादलों में जल की बूंदें हैं H2O, तो जल की बूंदों से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है आपके एक तरह से रिएक्ट करती थी और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती थी। इसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकले, पहले नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है आपके फिर ऊपर जाके जल की बूंदों से क्रिया करता है तो नाइट्रिक अम्ल बना लेता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड तो उत्सर्जित हो ही रही थी, आप जान रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जल से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाने लगी। तो इसी तरह से जो आपके क्लोराइड्स थे, क्लोराइड्स निकल करके HCl जो है आपके फॉर्म करने लगे जल से मिल करके। तो इस तरह से बहुत सारे जो है आपके जगह पर यह देखा गया कि अम्लीय वर्षा जो है आपकी होने लगी। अब अम्लीय वर्षा है क्या? एसिड रेन है क्या? नॉर्मली क्या होता है कि जैसे अक्सर आपने देखा होगा बचपन में हम लोग क्या करते थे, हम लोग जैसे बरसात होती थी खूब नहाते थे और ये जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि आपके शुरू का बहुत सारे दौर हम लोग से पहले भी, जैसे मान लीजिए कि 1980s 1990 की बात अगर हम करें तो उस टाइम भी आराम से 1970s में 80s में 90s में ऐसा कुछ नहीं था कि प्रदूषण नाम की कोई चीज नहीं थी। जितनी बारिश होती थी खूब नहाता था आदमी, कुछ नहीं होता था। और खास तौर से आपने सुना होगा जैसे पहले इतना ज्यादा जो है आपके एक तरह से हम लोगों के पास प्रोडक्ट्स भी नहीं थे, घरों में इतनी जो है चीजों की ऐसी अवेलेबिलिटी भी नहीं थी कि हर घर में AC या कूलर हो।
गर्मी बहुत ज्यादा होती थी एक्सट्रीम पे। तो पहले क्या हुआ करता था, आज के बच्चे तो नहीं जान रहे हैं उस गर्मी की जो है आपकी शिद्दत, लेकिन गर्मी की शिद्दत इतनी हुआ करती थी कि इतनी गर्मी होती थी कि पंखे भी नहीं थे, और पंखा था भी तो एक पंखा या दो पंखा पूरे घर में होता था। तो इसलिए ऐसे गर्मियों में क्या होता था, छोटे छोटे दाने, घमौरियां, अंधौरियां जिनको कहा जाता है, तो ये अंधौरियां या घमौरियां निकलती थी। तो नॉर्मली आदमी क्या कहता था कि पहली बरसात में जाके नहा लो तो अंधौरियां घमौरियां खत्म हो जाएंगी, और वास्तव में हो भी जाती थी। आप जाएंगे तो हो भी जाती थी। क्यों? वजह क्या होती थी कि जो पहली बरसात होती है तब तक जितना भी अम्ल गया है वो पहली बरसात के साथ वापस आ जाता था। तो इसलिए पहली बरसात थोड़ी सी अम्लीय होती थी, और अम्लीय बरसात जो होती है उसमें अम्ल जो होता था वो इन अंधौरियों या घमौरियों को क्या करता था, जो है आपके खत्म कर देता था। तो नॉर्मली ये था कि पहले जो है आपके पहले दूसरी बरसात में आप नहा लें तो आपकी घमौरियां अंधौरियां खत्म हो जाती थी, क्योंकि पहले कोई इस तरह के ऐड नहीं थे कि आपके नाइसल पाउडर है, गर्मी डर्मी कूल कूल, जैसे आजकल जो है आपके सारी चीजें और इस तरह के बहुत सारे एड्स आते हैं। आप देखते हैं कि आपके पास प्रिंकली हीट पाउडर है, तो वो जो आपके एक तरह से इस तरह के पाउडर्स जितने होते हैं जो हम लोग स्प्रे करते हैं, तो उन सभी को की अवेलेबिलिटी पहले नहीं थी। आज तो ये है कि आपकी अंधौरियां गमोरियां हो गई है तो आपने पाउडर वाउडर लगा लिया, सही हो गया। तो होता क्या था कि ये सब उपचार पुराने जमाने के लोग करते थे। तो पहली दूसरी बरसात में नहा ले तो आदमी की जो अंधौरियां या घमौरियां थी वो खत्म हो जाती थी। क्यों? क्योंकि पहले अम्लीय वर्षा होती थी। अब क्योंकि लगातार उद्योगों से निकलने वाली ये गैसें ये क्या कर रही हैं, अम्ल का निर्माण कर रही हैं, और ये अम्ल का निर्माण करने की वजह से जो है आपके गिरने वाली बारिश में अम्ल मौजूद रहता है। और अब ऐसा नहीं कि पहली दूसरी बरसात में, अब नॉर्मली जिस जगह पे औद्योगिकरण है वहां पे अम्लीय बारिश होती है। और अम्लीय वर्षा में जैसे ये पूछा जाए कि अम्लीय वर्षा में जैसे अभी हमने आपको बताया, अगर देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना लेती है। जल जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस से मिलकर के सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का निर्माण कर लेता है। तो एक जो है आपके अम्ल ये फॉर्म हो गया। उसी तरह से नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलकर के जो है नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, और जल से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये आपके HNO3 का निर्माण कर लेती है। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है पहले कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है H2CO3 में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से HCl अम्ल भी बनता है। तो अब क्लोराइड अम्ल जो होता है वो जितने भी क्लोराइड लिबरेट होते हैं जल से क्रिया करते हैं HCl बना लेते हैं। तो इसलिए H2SO4, HNO3, H2CO3 और HCl ये आपके अम्ल होते हैं। जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा किसको कहता है? ऐसी वर्षा जिसमें कम से कम 5% की मात्रा उपस्थित हो। तो किसी में ऐसा नहीं कि सभी में 5% होता है, कहीं 1% है, कहीं पे 2% है, कहीं 3%, जिसमें अम्ल की मात्रा मौजूद हो। तो मैक्सिमम देखा गया कि 5% तक अम्ल पाया गया कुछ जगहों पर, जहां पे बहुत ज्यादा जो है आपके एक तरह से आपके उद्योगीकरण बहुत ज्यादा इस तरह से उद्योग जो है लगे हुए हैं और जिससे धुएं बहुत ज्यादा उत्सर्जित होते हैं। तो वहां पर यह देखा गया जो अम्ल है ये जो है आपके 5% तक पहुंच गया। तो जिस जो है वर्षा में जैसे 5% तक अम्ल मौजूद हो जाता है या अम्ल की मात्रा मौजूद हो जाती है जल के साथ, तो उसे हम अम्लीय वर्षा या एसिड रेन के नाम से जानते हैं। एसिड रेन में कंपोजिशन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कंपोजिशन किसका होता है या किस अम्ल की वजह से अम्लीय वर्षा होती है। तो मेन जो आपकी गैस है वो मेन जो अम्ल है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि लगभग अम्लीय वर्षा में 70% मौजूद होता है अकेले। और नाइट्रिक अम्ल जो होता है ये लगभग 29% होता है, 29%, और 1% मात्रा में ये दोनों अम्ल होते हैं, कार्बोनिक अम्ल और HCl। 70% सल्फ्यूरिक अम्ल, 29% नाइट्रिक अम्ल, और जो है 1% मात्रा में कार्बोनिक और
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों अम्ल जो है मौजूद होते हैं। इसके मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है, 70% जो है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि किस अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल तो 4 उपस्थित हैं जो कि आपकी अम्लीय वर्षा में होते हैं, लेकिन किस अम्ल की उपस्थिति में अम्लीय वर्षा होती है, या अम्लीय वर्षा में कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा ज्यादा अम्ल पाया जाता है अगर ये कहा जाए तब तो क्वेश्चन क्लियर है, तब तो H2SO4 लग जाएगा। और कौन सा अम्ल पाया जाता है तो इसका मतलब इनको नेग्लेक्ट कर दिया गया है, तब भी H2SO4 ही आंसर होगा। तो अम्ल तो 4 पाए जाते हैं, तो ये जो है 70%, 29% और 1% मात्रा में होते हैं। तो ये जो है आपके अम्ल की पोजीशन हो जाती है। और ये H2SO4 क्या है, H2SO4 खास तौर से सल्फ्यूरिक अम्ल जो आपके कैल्शियम है इससे बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है, आप जानते हैं करता है, मार्बल रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो है आपके चीजें जो है देखने को मिलती हैं। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं अम्लीय वर्षा के, अम्लीय वर्षा के साइड इफेक्ट्स को अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि अम्लीय वर्षा जो है वो एक ऐसी वर्षा है जिसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसमें बहुत सारी चीजों का नुकसान होता है। अब नुकसान में इसके इफेक्ट क्या है, जैसे किसी जगह पर अम्लीय वर्षा ज्यादा होती है तो पहले क्रॉपिंग जो आपके कृषि होती है उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, वहां की फसलें नष्ट हो जाती हैं, फसलों का उत्पादन जो है वो आपके बहुत ज्यादा नहीं होगा, उत्पादन रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होगा, कम मात्रा में प्रोडक्शन होता है, या प्रोडक्शन जो होता है उसमें फसलें जो है आपके झुलस जाती हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपके अम्लीय वर्षा का जो है प्रभाव कृषि पर पड़ता है, तो उत्पादन का स्तर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जहां कहीं भी अम्लीय वर्षा है, एसिड रेन जहां कहीं भी होगी, तो ये एसिड रेन क्या करती है, बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट डालती है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ समय पहले 1990s के ही दौर में आगरा के आसपास जो है आपके पूरे रीजन में, आगरा में बहुत ज्यादा उद्योग लगे थे, और उद्योग लगे होने की वजह से क्या हुआ कि पूरे जो आपके एक तरह से रीजन था आगरा का, उसमें से खूब पॉल्यूशन हुआ करता था, इंडस्ट्रीज से खूब धुएं निकला करते थे, और ये निकलने वाले धुएं क्या करते थे, ये ताजमहल को नुकसान पहुंचा रहे थे, ताजमहल के मार्बल को पीला कर रहे थे और उसका क्षरण कर रहे थे, इरोजन कर रहे थे, या वेदर जो आप ये कह सकते हैं कि उसमें जो है जैसे पत्थरों को अक्सर अभी आप देखिए कि उसमें अगर अम्ल पड़ जाता है तो उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, मतलब उसमें रफनेस आ जाती है, जो चिकने मार्बल्स होते हैं वो रफ हो जाते हैं, खुरदुरे हो जाते हैं, तो रफनेस जो आ जाती है वो ड्यू टू जो है आपके अम्ल होता है, एसिड होता है। इसीलिए कभी जो है मार्बल्स जहां टाइल्स या मार्बल्स लगी होती हैं उस पर कभी भी एसिड नहीं डालना चाहिए, क्योंकि एसिड क्या करती है, पूरे मार्बल्स को तरह से गला देती है। तो इसी तरह से हुआ क्या कि बहुत ज्यादा अम्लीय वर्षा होने की वजह से ताजमहल पे पूरा इफेक्ट आने लगा, और क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड हेरिटेज है, तो ताजमहल जो है आपके एक तरह से जो वंडर्स हैं इंडिया में, उस वर्ल्ड में, तो उसमें नंबर 1 पे है। तो अब अगर ये कहा जाए कि ताजमहल जो आपके बना हुआ है उसकी अगर हम लोग सुरक्षा हम स्वयं नहीं करेंगे तो फिर जो है आपके एक तरह से ये हो सकता है कि धीरे धीरे करके आपके उसमें डिटोरिएशन होने लगे, और वही हो रहा था कि उसके पत्थर पीले पड़ रहे थे, पत्थर खुरदे होते जा रहे थे। तो वहां के कोर्ट ने पहला डिसीजन लिया कि उस रीजन के जितने भी उद्योग हैं उन सबको शिफ्ट कर दिया जाए आउट ऑफ द टाउन। आगरा के टाउन से पूरा जो है आपके क्षेत्र खाली करा लिया गया, जितने भी छोटे बड़े उद्योग थे, कमर्शियल रीजन जितने भी थे, उन सबको खाली करा लिया गया, और वहां पर जो है कोर्ट का ऑर्डर हो गया कि रेंज में, ताजमहल से 10 किलोमीटर तक की रेंज में कोई भी बड़ा उद्योग नहीं होगा, बड़े छोटे उद्योग सब हटा दिए गए। तो ये सबसे बड़ा जो है आपके एक तरह से इफेक्ट आया। तो उद्योग जो आपके एक तरह से थे वो जो है आपके एक तरह से इफेक्ट डाल रहे थे। तो सिर्फ ताजमहल की बात नहीं, जितने भी स्कल्पचर्स होते हैं, स्टैच्यूज होते हैं,
तो ये स्टैच्यूज जो है गल जाते हैं। जैसे आप फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं, तो देखिए जो आपकी बनी हुई फोटोग्राफ है, इस पे अगर बहुत ज्यादा अम्लीय वर्षा पड़ेगी तो देखिए पूरा जो पत्थर अत्थर होते हैं ये सब गल जाते हैं। तो इस तरह की कंडीशन होती है अम्लीय वर्षा में। तो अम्लीय वर्षा अगर कहा जाए तो जैसे हमने आपको बताया, किस अम्ल की उपस्थिति की वजह से? सल्फ्यूरिक अम्ल ज्यादा मात्रा में 70% अब जो है एसिड रेन में पाया जाता है। दूसरा 29% नाइट्रिक अम्ल, और फिर 1% मात्रा में कार्बोनिक और HCl। तो ये आपके कॉम्पोजिशन होता है अम्लीय वर्षा का। तो अम्लीय वर्षा के इफेक्ट भी हम लोग ने देखे, क्या क्या इफेक्ट है, जैसे क्रॉपिंग पर इफेक्ट पड़ता है। प्लस अब क्या है, जैसे हम लोग ने इनिशियली हमने आपको बताया था कि जैसे पहले जो है आपके, क्योंकि कुछ इस तरह के पाउडर्स जो हम लोग आज यूज करते हैं और ये घमौरिया मारने के लिए, तो पहले नहीं हुआ करते थे। तो नॉर्मली जैसे हम लोगों को घर में बोल दिया जाता था, दादा दादी नाना नानी बोल देते थे कि पहली बरसात में जाके नहा लो तो जो गर्मी में अंधौरियां होती थी, घमौरियां, वो सब खत्म हो जाएंगी। तो क्यों होती थी, वजह भी हमने आपको बताया, क्योंकि घरों में क्या होते थे, आपके रेस्ट्रिक्टेड पंखे उनके होते थे, नहीं भी होते थे, कूलर और एसी का नाम निशान नहीं था। तो अब क्या है, अब तो घर में ये है कि एसी ना चले तो बच्चों को गर्मी लगने लगती है। तो अब तो ये सब अंधौरियां गमौरियां वो सब जानते ही नहीं है। तो इसलिए जो आपके एक तरह से फैसिलिटी जैसे से बढ़ती चली गई, और जिस तरह से आपने देखा कि जिस तरह से आपके एक तरह से एसी और कूलर्स का इस्तेमाल होने लगा, तो अब तो ये बच्चे जानते भी नहीं कि अंधौरियां क्या होती हैं या घमौरियां क्या होती हैं। तो पहले क्या होता था कि हर बच्चे के जो है आपकी अंधौरियां या घमौरियां निकला करती थी। आज क्या है, अगर औद्योगिकृत क्षेत्र में आप हैं, अगर औद्योगिकृत क्षेत्र नहीं है तब तो नॉर्मल वर्षा होगी। औद्योगिकृत क्षेत्र में अगर आप हैं और नॉर्मली आप नहा भी लेते हैं, जैसे पहले हम लोग, अभी हमने यही डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग एक एक घंटा 2-2 घंटा नहाते थे, कुछ नहीं होता था। आज की बरसात में आप 15 मिनट नहा लें, आप फौरन बीमार पड़ जाएंगे। उसकी रीजन क्या है? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा की वजह से क्या होगा, आपके सर में सबसे पहले जब पानी पड़ेगा तो हेयर के जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू जो है आपके अम्ल आपके सर में जाने लगेगा। तो पहला इफेक्ट क्या होता है, जैसे ही आप नहा के उठेंगे, जैसे ही आप नहा करके जो है अपने जो है बारिश में नहाएंगे, वैसे ही थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे सर में दर्द शुरू हो जाएगा। तो उसकी दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि अम्ल पहुंच गया आपके जो है हेड में थ्रू पोर्स। तो ये जो है आपके एक तरह से इफेक्ट करना शुरू करता है। फिर हो सकता है मे बी पॉसिबल जैसे बुखार उखार आ जाए, या फिर जो भी फीवर जो है आपके चढ़ जाता है, तो ये क्या है, इंसान को बीमार कर देता है। तो ये भी जो है आपके अम्लीय वर्षा एक तरह से डेंजरस है, ये भी जो है आपके देखा जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अम्लीय वर्षा का जो प्रभाव होता है ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, बहुत ज्यादा जो है एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। आप हर एस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें, इवन ह्यूमन बींग्स की लाइफ पर होता है, या फिर जो है आपके क्रॉपिंग पर होता है। क्रॉप्स बहुत सारे नष्ट हो गए। आपने देखा जिस जिस जगह उद्योग थे, औद्योगिकृत क्षेत्र में इसीलिए कृषि करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और औद्योगिकृत क्षेत्र में जो आपकी कृषि होती है वहां पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ता है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि अम्ल जो होता है वो पूरी फसल को नुकसान पहुंचाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट एक चीज और जो छूट गई, अम्लीय वर्षा बहुत ज्यादा होने से अम्लीयता जो है आपके सॉइल के साथ मिलती है। सॉइल में एसिड आ जाएगा, अम्ल आ जाएगा, अम्लीयता पहुंच जाती है। तो बहुत ज्यादा अम्ल होना, बहुत ज्यादा क्षार होना, दोनों नुकसानदेह है मिट्टी के लिए। मिट्टी उपजाऊ जो है वो तब होती है जब उसमें थोड़ी सी अम्लीयता हो, हल्की सी। तो जैसे आपने पढ़ा होगा तो पीएच मान क्या कहता है, अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाता है, एसिडिटी और बेसिसिटी को। तो कहा जाता है कि सबसे उपजाऊ मृदा का पीएच मान क्या होना चाहिए, तो 6 से 7 के बीच में। तो 6 से 7 के बीच में जो है आपके पीएच मान होता है। अब जैसे पीएच वैल्यू जो होती है, आपने पढ़ा होगा कि पीएच वैल्यू जो है 1 से लेकर के 7 तक और फिर 13। तो 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, इधर की तरफ चलेंगे तो एसिड हो जाएगा, और इधर की तरफ चलेंगे तो बेस हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। तो 6 से 7 के बीच में थोड़ा सा अम्ल होगा, क्योंकि अगर जो है आपके पीएच मान 1 है तो सबसे ज्यादा एसिड है, प्योर एसिड है।
लेकिन जैसे से आप चलते चले जाएंगे तो आप 7 जो है न्यूट्रल हो जाता है, ना एसिड है ना बेस है। जैसे वाटर, वाटर क्या है, ना एसिड है ना बेस है, बीच में आ जाता है पीएच वैल्यू। तो थोड़ा सा अगर अम्लीयता हो तो पीएच मान अगर सॉइल का इतना हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर बरसात, जैसे हम लोग कहते हैं ना बरसात का पानी पड़ गया अब अच्छा हो गया, तो इनिशियली क्या होता है कि अगर थोड़ा बहुत बरसात हो जाती है और पहली दूसरी बरसात में अम्ल भी आता है, इसलिए मिट्टी को थोड़ी बहुत अम्लीयता भी मिल जाती है। इसके मतलब उपजाऊपन, फर्टिलिटी, उर्वरकता जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो फर्टिलिटी कैसे होती है, फर्टिलिटी जो है आपके एक तरह से अम्लीयता से होती है। तो अब फर्टिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि फर्टाइल होने के लिए एक तो पीएच मान होता है, एक दूसरी चीज ये है कि उस सॉइल के अंदर और क्या चीज, सॉइल प्रोफाइल अगर आप पढ़ेंगे तो फॉसल्स होना चाहिए, जीवाश्म होना चाहिए, जिसकी वजह से ह्यूमस होना चाहिए, जिसकी वजह से जो है एक तरह से फर्टिलिटी आती है, उर्वरकता आती है मृदा में। तो अगर किसी जगह पर अत्यधिक बारिश होने लगती है, अम्लीय वर्षा, तो इसका पीएच मान 6 से कम होने लगता है। अब पीएच मान 6 से कम होने लगे या 7 से अधिक बढ़ने लगे, दोनों ही कंडीशन में जो आपकी जमीन होगी वो क्या हो जाएगी, बंजर होने लगेगी। बंजर, तो बंजर भूमि जहां पर होती है, जहां पे कृषि नहीं होती या नहीं होती, वो क्या है, क्षारीयता। अम्लीयता में तो ये है कि बहुत ज्यादा बंजर नहीं होगी, लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा जो है आपके एक तरह से उसका पीएच मान घट जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में भी कोई चीज जो है आपके प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो जो पीएच मान है वो 6 से 7 के बीच में सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल का माना जाता है। लेकिन अगर लगातार अम्लीय किसी जगह पर हो रही है तो पीएच मान 6 से कम हो जाता है। 6 से सारे क्रॉप्स आप नहीं बो सकते, सिर्फ जिनको अम्ल चाहिए उस तरह के क्रॉप्स आप बो सकते हैं। जैसे चाय कॉफी तो आप बो सकते हैं, वजह यह है कि उनको जो है पीएच मान जो है एक तरह से कम चाहिए होता है, एसिडिटी चाहिए, तो ये जो है। लेकिन आप सारे क्रॉप्स अगर आप कहें गेहूं भी हम बोलेंगे या धान भी बोलेंगे तो नहीं बो पाएंगे। तो वजह क्या है कि आपकी भूमि को बंजर करता चला जाएगा। तो जहां कहीं भी एसिड रेन बहुत ज्यादा मात्रा में होती है तो अत्यधिक मात्रा में होने वाली जो एसिड रेन है तो वो भी इफेक्ट करती है उन रीजन्स को और जो है आपके सॉइल की फर्टिलिटी को मार देती है। तो इसलिए कहीं पर भी इसीलिए प्रिवेंट किया जाता है आसपास के उद्योग, इसलिए किया गया कि एक तो आपके एक तरह से उससे होने वाली गैसें जो निकल रही हैं उसमें आपके ग्रीन हाउस गैसेस भी एक निकाल रही है उद्योग, जिसमें खासतौर से कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन जो हो रहा है। तो अब जो है आपके सल्फर डाइऑक्साइड इवन जो है आपके जाकर के थोड़ा बहुत सहायता करती है टेम्परेचर को बढ़ाने में। तो इसलिए जो है आपके आप ये कह सकते हैं कि ऊपरी भागों में पहुंच करके जो है आपके एक तो प्रदूषण कर रही है क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा को जो है आपकी एक तरह से परिवर्तित कर रही है। दूसरी चीज जो है ऊपरी भागों में पहुंच करके एशियाई भूरी धुंध का निर्माण कर रही है, एशियन ब्राउन हेज। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अम्ल का निर्माण हो रहा है। अम्ल का निर्माण होने की वजह से वर्षा में जो वर्षा होती है, वर्षा की बूंदों के साथ अम्ल नीचे आता है, बादलों में पहुंच करके अम्ल बन जाता है और जिसकी वजह से जो बारिश होती है उसमें अम्ल जो है आपके वापस आता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप ये कह सकते हैं कि जो वर्षा के साथ जो है अम्ल के वापस आने का, इस पर हमें ध्यान देना होता है, नहीं तो हर एस्पेक्ट से ये आपके हानिकारक है। तो चाहे वो कृषि हो, क्रॉपिंग हो, वहां पर भी हानिकारक है, सॉइल की फर्टिलिटी हो वहां पर भी हानिकारक है, ह्यूमन बींग्स की जो है आपके हेल्थ हो उसको वो भी हजार्डस है, और जो है आपके एक तरह से जो हमारे स्कल्पचर्स हैं, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारे जो है बिल्डिंग्स हैं उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है, वो भी जो है आपके डेंजरस है। तो इसलिए एसिड रेन को जो है आपके प्रिवेंट किया गया, कोशिश किया जाता है कि वहां पर ना हो। लेकिन जिन जगहों आपके उद्योग नहीं है, औद्योगिकरण नहीं है, जहां पर आपके पेड़ पौधे हैं, जहां पर आपके एक तरह से ग्रीनरी है और वहां पे उद्योग नहीं लगे हैं, उद्योग से निकलने वाले धुएं नहीं लिबरेट होते हैं, वहां पे आप देखिए जो होने वाली बारिश होती है वो नॉर्मल बारिश है, उसमें कहीं पर भी अम्ल नहीं पाया जाता। तो ऐसा नहीं कि पूरी पृथ्वी पर अम्ल हो रही है,
पृथ्वी के उन स्थानों पर जहां पर उद्योगीकरण एक्सेसिव हो गया है और हम बिना नियंत्रण किए उनको, उद्योगों को बिना नियंत्रित किए उद्योग को चलाते चले जा रहे हैं। तो अगर हम किसी जो है आपके एक तरह से कहा जाए कि किसी रेस्ट्रिक्शन में अगर हम नहीं बांटेंगे, उद्योगों को रेस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे, तो फिर निकलने वाले धुएं जो है आपके इस तरह के इफेक्ट देते चले जाएंगे। इसी तरह के इफेक्ट देखने को मिलते हैं खाली औद्योगिकृत क्षेत्र में। तो अम्लीय वर्षा कहां होगी? औद्योगिकृत क्षेत्र में, जहां पे उद्योग होंगे, जहां पे नॉर्मल कंडीशंस हैं, जहां पे नॉर्मल वेजिटेशंस हैं, जहां आपके ग्रीनरी है, फॉरेस्ट्री है, वहां पे जो है आपके एनवायरनमेंट जो है स्वच्छ है, वहां पर होने वाली वर्षा पे कोई प्रभाव नहीं होगा, वहां पे अम्ल नहीं पाया जाएगा। तो ऐसी वर्षा जिसमें अम्ल की मौजूदगी हो और ये अम्ल लगभग 5% तक पाया जाता है, तो ये जो है आपके अम्लीय वर्षा जो है इसको कहा जाता है कि वर्षा के जल के साथ अम्ल मौजूद है। इसका इफेक्ट आपने पढ़ ही लिया। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो एक और वर्षा होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो वर्षा क्या है? वो वर्षा होती है आपके फिश रेन, फिश एंड फ्रॉग रेन। अब फिश और फ्रॉग रेन क्या है? ये भी जो है आपके एक प्रकार की बहुत विचित्र वर्षा है जो कि आपके पाई जाती है। तो फिश रेन कैसे होती है या किस तरह से होती है? एक्चुअल में अगर हम लोग देखें, इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के यहां जो मॉनसून आता है वो जून के बाद सदर्न पोर्शन से, इंडियन ओशन से, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये सब जो है महीने होते हैं। खास तौर से जो है जून, जुलाई, अगस्त, ये आपके महीने हैं जब जो है आपके एक तरह से मॉनसून आता है, बारिश करता है और चला जाता है। यही टाइम होता है इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में जो है आपके चक्रवातों के उठने का, साइक्लोन्स। तो जो साइक्लोन्स होते हैं जो हिंद महासागर में आते हैं, जो साइक्लोन्स होते हैं, साइक्लोन्स आप पढ़ चुके हैं हर जगह पे, जो अटलांटिक महासागर में हरिकेन नाम से आते हैं, तो ये, और जो प्रशांत महासागर में आपके आते हैं, तो ये जो आपके एक तरह से साइक्लोन्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये बवंडर हवाएं होती हैं और ये घूमती हुई ऊपर की तरफ चलती हैं। जो मई, जून, जुलाई आपका ये समय है, ये मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इसलिए कभी जैसे मान लीजिए कि फिश अगर आप खाते हो या फिश देखते हो, तो फिश जब जो काटी जाती, जब काटे तो आप देखेंगे उनके पेट से अंडे निकलते हैं। इसीलिए जो आपके समय है वो क्या है? ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने आपके मछलियों को नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? ये 4 महीने जो है आपके ऐसा होता है कि ये मछलियों के प्रजनन का समय है। इस टाइम मछलियों के बढ़ने का समय है। मछलियां अंडे देती हैं और जो है आपकी छोटी छोटी मछलियां निकलती हैं और मछलियों की तादाद बढ़ती है। तो अगर इस टाइम हम मछलियों को खाने लगे या मारने लगे या उनको जो है आपकी एक तरह से उनका जो है इस्तेमाल करने लगे अपने ऐसा फूड, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में जो प्रजनन का समय है, जिस समय मछलियों को बढ़ना चाहिए उसी समय अगर हम खा रहे हैं उनको, तो एक तरह से हम उन्हीं को सिर्फ नहीं नष्ट कर रहे हैं बल्कि उनके साथ उनके पेट में पाए जाने वाले जितने भी अंडे हैं उनको भी हम नष्ट कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से आपके मना किया जाता है कि नहीं जो है आपके इस समय खाना चाहिए। और इसका एक नियम भी है, रूल भी है, आपको याद दिला दें। और नियम रूल क्या है, याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। जिस मंथ में आर नहीं होता, आर अल्फाबेट, उस महीने में मछली नहीं खाना चाहिए। आर अल्फाबेट, जैसे जनवरी में आर है, खाइए। फरवरी में आर है, खाइए। मार्च में आर है, खाइए। अप्रैल में आर है, खाइए। अब मई से देखिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीनों में आर नहीं है। यही है प्रजनन का समय उनका। अगस्त के बाद फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सब में आर है। आप उधर भी खा सकते हैं। 4 महीने शुरू के, 4 महीने बाद के आप खा सकते हैं, बीच के 4 महीने नहीं खा सकते। और उसी में आर नहीं है तो याद करने का सबसे आसान तरीका हो गया। तो जिस मंथ में आर नहीं है उस मंथ में आप जो है आप मछलियां नहीं खाते। तो क्यों नहीं खाते? उसका रीजन क्या होता है? रीजन यही होता है कि उस टाइम उनके प्रजनन का समय होता है और इस प्रजनन के समय में जो आपके जो
रिप्रोडक्शन होता है आप ये कह सकते हैं, या जो मछलियां अंडे देती हैं, तो इसी से जो है इनकी संख्या बढ़ती। तो अब अगर हम इसी तरह से सपोज कर लीजिए कि इस्तेमाल करते रहे, हम इनको जो है खाते रहे, तो ऐसे कंडीशन में इनके प्रजनन पर प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा, तो हम लोग इस टाइम नहीं खाते। अच्छा, तो वो तो अलग बात है। तो मेनली क्या है कि जब चक्रवात आते हैं तो चक्रवात के समय मछलियां जो होती हैं, मछलियां भी मछलियों के दिए गए अंडे जो होते हैं, ये अंडे जो होते हैं ये जो है आपके उसी चक्रवात में फंस करके ऊपर चले जाते हैं। इवन बड़ी बड़ी मछलियां चली जाती हैं। और जो अंडे होते हैं ये आपके मेंढक के, इसी टाइम मेंढक भी आप देखते हैं बरसात में मेंढक ढेर सारे निकलते हैं। मेंढक जब अंडे देते हैं, लार्वा होता है, उसके बाद प्यूपा, लावा और क्या क्या होता है, उसके बाद फिर जो है आपके जो पतले दुम वाले टैडपोल्स होते हैं, छोटे छोटे गड्ढों में आपने देखा होगा पानी जहां भरे होते हैं टैडपोल्स हो जाते हैं। टैडपोल्स से फिर टोड बनते हैं, छोटे वाले जो है आपके मेंढक बनते हैं, और फिर उसके बाद बड़े फ्रॉग हो जाते हैं। तो इस तरह से आपके मेंढक जो बनते हैं, तो मेंढकों के साथ भी वही चीज है। तो होता क्या है कि जैसे फिश रेन है, तो फिश रेन में क्या होता है कि चक्रवात जो होते हैं वो मछलियों के अंडों को लेकर के चले जाते हैं। मछलियों के अंडों की हैचिंग होती है, और हैचिंग होने के साथ बरसात में जो तेज बारिश होती है, उस तेज बारिश में मछलियां भी गिरती हैं साथ में। और ये वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में होता है। जैसे इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो इंडिया के रेस्पेक्ट में बहुत होता है, खासतौर से उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में, क्योंकि मेनली उड़ीसा में ज्यादा चक्रवात आते हैं। क्यों आते हैं उसका रीजन है तो वो हम लोग इंडिया के क्लाइमेट में पढ़ेंगे। तो ये जो है आपके एक तरह से क्या है कि उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब जितना भी आपके वेस्ट बंगाल, जो आपके ईस्टर्न कोस्ट पर जो आपके वो रीजन है, वो वहां पर आपके चक्रवात ज्यादा आते हैं। वहां क्यों ज्यादा आते हैं इसका भी रीजन आप पढ़ेंगे, जबकि वेस्टर्न कोस्ट पर कम चक्रवात आएंगे, साइक्लोन्स। फेरल का नियम आप पढ़ ही चुके हैं, बस वही फेरल का नियम आपके वहां पर भी लागू होता है, जिसकी वजह से जो है आपके ईस्टर्न कोस्ट पर ज्यादा चक्रवात आते हैं। और यही चक्रवात जो होते हैं यही मछलियों को ऊपर लेकर के जाते हैं, मछलियों के अंडों की हैचिंग होती है, और हैचिंग होने के बाद मछलियां जो है आपकी गिरती हैं, और इसी तरह से जो है मछलियों की बारिश होती है। या इवन जो है आपके अगर समुद्र में चक्रवात आ गया तो समुद्र के समय जो नॉर्मल मछलियां होती हैं, सिर्फ अंडे ही नहीं, जो नॉर्मल मछलियां होती हैं वो भी पानी के साथ चली जाती हैं। तो सब जितनी भी मछलियां होती हैं पानी की, उन सबको उड़ा ले जाता है चक्रवात। और चक्रवात जब जो है आपके ऊपर तक ले जाता है, और ऊपर ले जा करके जब उसका प्रेशर कम होने लगता है तो छोड़ता है, तो सारी मछलियां एक साथ नीचे गिरती हैं। और इस तरह की बारिश में दूर दूर तक आप देखें बड़ी छोटी सारी मछलियां पड़ी रहती हैं नीचे गिर करके। और ये बारिश सिर्फ यही नहीं, इंडिया में नहीं, आपके वर्ल्ड के बहुत सारे कोने में होती है, जिसमें खास तौर से अगर हम लोग देखें तो यूएसए के तटों पर हरिकेन्स जो आते हैं, हरिकेन्स के वजह से आपके कैरेबियन तटों पर, जो आपके कैरेबियन है, जो एक तरह से वेस्ट इंडीज के द्वीप हैं, उस जगह पर बहुत ज्यादा मात्रा में आपके फिश रेन होती है। और कहीं पर अगर सड़कों पे अगर आप देखिए तो पूरी सड़कों पे खाली मछलियां ही मछलियां दिखाई पड़ती हैं। तो इस तरह की फिश रेन वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन में होती हैं। तो सिर्फ हम ये नहीं बता रहे हैं कि सिर्फ अंडे ही हैच करके छोटी मछलियां गिरती हैं, ऐसा नहीं। आपकी बड़ी बड़ी मछलियां, ये मछलियां क्या होती है, चक्रवात में फंस जाती हैं। जो चक्रवात होते हैं, क्योंकि चक्रवात सिर्फ मछलियां ही नहीं, बहुत भारी भारी सामान, इवन इंसान को उड़ा ले जाए अगर इंसान आ जाए। और सबसे ज्यादा जो भीषण चक्रवात है उसमें जैसे आपके टॉर्नेडो, तो यूएसए में जो आता है, तो टॉर्नेडो की साथ ये है कि बड़ी बड़ी चीजें पूरे पूरे घर उड़ा ले जाता है। और जैसे इसका ये भी है कि बताया जाता है कि यूएसए में ट्रक एक बार फंस गई थी, तो 1 किलोमीटर ऊपर तक ट्रक चली गई थी, ट्रक को ले गया। तो ट्रक जितनी भारी चीज जा रही है, तो मछलियां और जो मेंढक हैं इनकी क्या वो। तो जो मछलियां होती हैं, मेंढक होते हैं, ये खूब जो है आपके बारिश के साथ गिरते हैं। और नॉर्मली आप देखें, जैसे आप यहां देख रहे हैं सड़कों पर, तटीय क्षेत्र की ये बारिश है। तटीय क्षेत्र की बारिश पे चक्रवातों की वजह से आपकी मछलियां ऊपर चली गई और फिर नीचे गिर रही हैं। तो आप देखेंगे पूरे सड़कों पे मछलियां, आसपास के रीजन में पूरे देखिए सब में खाली मछलियां ही मछलियां गिरी पड़ी रहेंगी।
तो ये जो है आपके एक तरह से कोस्टल रीजन्स में ज्यादा होता है। कोस्टल रीजन में होता ही है, समुद्र में चक्रवात जब भी आते हैं या साइक्लोन्स जब भी आते हैं तो साइक्लोनिक एक्टिविटी है, ये साइक्लोन होता है। तो जो साइक्लोन है, ये साइक्लोन क्या होता है, मछलियों को जो है खुद खींच ले जाता है ऊपर, और ये मछलियों को खींच ले जा करके जो है आपके जब छोड़ता है तो नीचे चारों तरफ पूरी मछलियां बिछी होती हैं। तो इसी जो है आपके एक तरह से रेन को आप कहा जाता है फिश रेन। तो फिश रेन एक्चुअल में क्या है, फिश रेन इस तरह की रेन है जो चक्रवाती वर्षा होती है, चक्रवात के कारण होती है। और ये चक्रवात जब समुद्र के पानी को उठाता है तो समुद्र के पानी के साथ जितनी मछलियां होती हैं वो भी लपेटे में आती हैं, सब ऊपर चली जाती हैं, पूरे रीजन में फैल जाती हैं। और फिर उसके बाद ऊपर से नीचे जो है आपके जब चक्रवात का इफेक्ट या फिर जो है आपके प्रेशर कम होता है तो वो सारी की सारी मछलियां नीचे की तरफ गिरती हैं, अब पूरे में फैल जाती हैं पूरे रीजन में। तो बड़ी मछलियां, छोटी मछलियां सब आपको दिखाई पड़ेंगी, जो है मछलियों का फॉर्म होता है। उसी तरह से मेंढक के बच्चे जो टैडपोल्स होते हैं, टैडपोल्स तो बहुत छोटे होते हैं, बड़े बड़े आपके इवन टोड्स जो होते हैं वो भी सब चक्रवात में सब उड़ करके चले जाते हैं और गिरते हैं। और टैडपोल रेन बहुत ज्यादा होती है आपके एक तरह से उड़ीसा में। तो उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो वहां पर टैडपोल रेन होती है, फिश रेन होती है। तो फिश रेन पूछा जाता है कि फिश रेन कहाँ किस रीजन में होती है, तो इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर पूछा जाए तो उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिखाई पड़ती है। या नॉर्मली जो है जब भी चक्रवात आता है आप देखेंगे फिश रेन होगी। तो चक्रवात जो भी आया, चक्रवात की वजह से आपके मछलियां जो होती हैं, जो समुद्र की मछलियां, ये अपने आप जो है चक्रवात में फंस के ऊपर पहुंचती हैं और बादलों से जो है आपकी गिरती हैं। तो इवन यहां तक ये कहा जाता है कि बादलों में पहुंच करके जो छोटे अंडे होते हैं कभी कभी हैच करते हैं और छोटी छोटी मछलियां भी गिरती हैं। तो छोटी छोटी मछलियां भी जो है आपकी गिरा करती हैं, और नॉर्मल मछलियां जो फंस करके जाती हैं चक्रवात में वो तो गिरती ही गिरती हैं। ये जो है आपके फिश रेन जैसे और फ्रॉग रेन जैसे आपकी चीजें होती हैं। तो अगर आप देखेंगे जिस रीजन में आपके फिशेस होती हैं, फिश रेन होती है, पूरा पूरा रीजन फिश से भर जाता है। तो पूरे पूरे सड़कों पर, आसपास के रीजन में, कोस्टल रीजन में पूरी मछलियां एकदम दूर दूर तक खाली मछली ही मछलियां दिखाई पड़ती हैं। तो इस तरह की जो है आपकी मछलियों की बारिश होती है। तो ये फिश रेन के नाम से इसीलिए जाना जाता है। इसी तरह से फ्रॉग रेन, जो चारों तरफ आप देखेंगे तो पूरे तरफ जो है आपके फ्रॉग की वर्षा या फिर फिश की रेन जो है आपकी होती है। तो इसी को फिश रेन, फ्रॉग रेन, टैडपोल रेन, इन सब नामों से जाना जाता है। तो जो भी जो है आपके इस तरह की एक्टिविटीज हैं ये बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं अगर हम लोग इसको देखें, फिश रेन और टैडपोल रेन। तो दो रीजन आपके सबसे ज्यादा है वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में। अगर हम कहेंगे तो मैक्सिको की खाड़ी में, गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो यूएसए का जो है तटीय क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर साइक्लोन ज्यादा आते हैं तो साइक्लोनिक एक्टिविटी ज्यादा होती है जहां पे, और कैरेबियन जो है आपके आइलैंड में, जो आपके एक तरह से कैरेबियन सी है, तो वहां पे वेस्ट इंडीज के द्वीप हैं, तो वेस्ट इंडीज के द्वीपों में कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो ये जो है आपके प्रोमिनेंट रीजन है जहां पे आपके फिश रेन नॉर्मल सी जो है पाई जाती है और अक्सर होती रहती है, साल में कई बार हो जाती है। जब भी चक्रवात आएगा तब आपको ये आसपास के रीजन में दिखाई पड़ेगी। तो बहुत ही जो है आपके नॉर्मल सी रेन है जो कि कोस्टल रीजन्स में आपके होती है। ऐसा ही नहीं कि ये दो ही जगह होती है, सदर्न साउथ अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो अक्सर अर्जेंटीना के तटीय क्षेत्र में जो है आपकी पाई जाती है, जहां चक्रवात जो है आपके हिट करते हैं। फिर आपके साउथ अफ्रीका में अक्सर जो है आपके देखा गया ये आती है। ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्र में जैसे आप देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्र में जो है आपके ये पाई जाती है। जैसे आपने चक्रवात पड़ा था साउथ बस्टर, दक्षिण बस्टर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में आता है, साउथ बस्टर। और फिर विली जो आपकी होती है, विली चक्रवात जो है आपके आता है, उसकी वजह से आपके ऑस्ट्रेलिया में होती है। फिर फिलीपींस में भी खूब होती है फिश रेन, जो कि आपके बेगी और बोगी जो चक्रवात होते थे, साइक्लोन्स होते थे, उनकी वजह से। चाइना, जापान, कोरिया, तो ईस्टर्न पूरा जो आपकी बेल्ट है, तो चाइना, जापान, कोरिया जो पूरी बेल्ट है, वहां पे जैसे टाइफून्स आते हैं, टाइफून और टाइफो। तो टाइफून और टाइफो जो आपके आते हैं, खासतौर से टाइफून्स जिनको कहा जाता है,
तो टाइफून्स जो चक्रवात होते हैं उनकी वजह से चाइना में, जापान के तटीय क्षेत्र में, कोरिया के तटीय क्षेत्र में फिश रेन नॉर्मली होती रहती है। तो फिश रेन जो आपके एक तरह से कहा जाता है तो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में नहीं है, जिस जगह चक्रवात आएगा उस जगह आपको लगभग लगभग मिलेगा। तो चक्रवाती घटना जहां कहीं भी घटित होगी, इवन जैसे मान लीजिए इंडिया के हमने कहा ईस्टर्न कोस्ट पर ज्यादा होता है, ऐसा नहीं कि वेस्टर्न कोस्ट पे नहीं होता। अक्सर आप देखें कि महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में जब चक्रवात आते हैं, गुजरात के तटीय क्षेत्र में जब चक्रवात आते हैं, वहां पर भी आपके फिश रेन जैसी चीज जो है दिखाई पड़ती है। तो मछलियां जो है आपके जब चक्रवात जो है चला जाएगा, जब तूफान थमता है, तो आप देखिए कि सड़कों पर जो है किनारे किनारे तटीय क्षेत्र में मछलियां हजारों की संख्या में मरी पड़ी रहती हैं। तो ये नॉर्मल सी घटना है, ये सभी चक्रवात सभी साइक्लोन्स के साथ होता है। कोई भी चक्रवात आए, कोई भी साइक्लोन आए, वो जो है समुद्र के पानी के साथ साथ, पानी तो ऊपर ले ही जाता है, पानी के साथ साथ जो है मछलियों को भी ले जाता है। और जब जो है आपके बारिश होती है वापस, तो आपके मछलियां ये गिरती है नीचे, या फिर ऐसा ही नहीं कि बारिश के साथ ही गिरती हैं, बल्कि ये चक्रवात जो उठा करके ले जाता है तो दूसरी जगह अपने आप वेट उसका है, तो खुद ब खुद जब वेट है तो बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी, लेकिन अब ड्यू टू इट्स वेट अपने आप नीचे आ जाएगी। तो समुद्र से उठती हैं, ऊंचे ऊंचे पहुंचेंगे और फिर उसके बाद अपने आप गिरती जाएंगी। तो ऐसा लगेगा जैसे बारिश हो रही है, ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर से मछलियां गिर रही हैं, जबकि एक्चुअली मछलियां तो नीचे से जा रही हैं जो कि चक्रवात की वजह से, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मछलियों की बारिश हो रही है। तो इसी को जैसे मत्स्य वर्षा, फिश रेन या फ्रॉग रेन या फिर जो है आपके टैडपोल रेन, इन सब नामों से इसको जाना जाता है। तो ये जो है आपकी एक तरह से बारिश होती है जो कि देखने को मिलती है। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना जिसको हम लोग कहते हैं एल्बिडो। एल्बिडो क्या है? एल्बिडो जो होता है ये क्या है, एक रेशियो है। रेशियो ये है कि एल्बिडो जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ के सरफेस पे जो सन का इंसुलेशन है, इंसुलेशन जो होता है, सूर्य का प्रकाश आता है, ऊष्मा आती है, ये पृथ्वी की सतह को मिलती है और फिर कुछ मात्रा में परावर्तित भी हो जाती है। तो इंसुलेशन आई और फिर परावर्तित हो गई। तो ये जो है आपके एक तरह से इसको अगर हम लोग कहें तो ये जो आपके आने वाला प्रकाश और जाने वाला प्रकाश का जो रेशियो होता है, इसी को एल्बिडो कहते हैं। तो एल्बिडो अगर हम लोग कहें, ये क्या है, इंसुलेशन जो है, जो आने वाली जो है प्रकाश है, और जो रेडिएशन होता है, जाने वाला प्रकाश। तो ये इन और आउट से याद रखिए। तो इन ये हो गया, आउट ये हो गया। इन आउट का जो रेशियो है वो क्या है, आपके एल्बिडो है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 कैलोरी एनर्जी आई, 80 कैलोरी एब्जॉर्ब हो गई, 20 कैलोरी रिफ्लेक्ट कर गई। तो हमने कहा कि इस सरफेस का एल्बिडो कितना हुआ, तो इस सरफेस का एल्बिडो कितना होगा, इंसुलेशन कितना है 100, जा कितनी रही है 20, कितना हो गया 5। तो इसका जो एल्बिडो मान होगा, एल्बिडो क्या है, एक रेशियो है, तो उसका कोई यूनिट तो होगा नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा 5 एल्बिडो मान। हर एक चीज का, क्योंकि जो सूर्य से आने वाली होता है, ऊष्मा होती है, हर एक सतह पर क्या समान मात्रा में एब्जॉर्ब हो जाती है या समान मात्रा में रिफ्लेक्ट कर जाती है? नहीं, कुछ सतह पर ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ सतह पर ज्यादा रिफ्लेक्ट कर जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम किसी डार्क सरफेस पर अगर हम इंसुलेशन ले रहे हैं तो परावर्तित होने वाला प्रकाश कम होगा, और अगर हम लाइट सरफेस पे ले रहे हैं तो ज्यादातर प्रकाश परावर्तित हो जाएगा। तो एल्बिडो किसका मान किसका ज्यादा होगा, डार्क कलर वाले का, कि जो है आपके एक तरह से जो है लाइट कलर वाले का? मान लीजिए हमने ब्लैक कलर ले लिया और हमने व्हाइट कलर ले लिया,
तो ब्लैक कलर जो हमने लिया वो क्या है, वो एक तरह से आने वाला प्रकाश जो आप आ रहा है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो डार्क कलर्स होते हैं वो क्या है, गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं, और जो लाइट कलर होते हैं वो क्या होते हैं, गुड रिफ्लेक्टर होते हैं, रिफ्लेक्शन ज्यादा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 100 कैलोरी एनर्जी ब्लैक वाले सरफेस पे भी आई और 100 कैलोरी जो है आपके व्हाइट वाले पे भी आई। ब्लैक वाले ने क्या किया, यहां पे 90 कैलोरी एब्जॉर्ब कर लिया, 10 कैलोरी छोड़ दिया। व्हाइट वाले ने क्या किया कि 20 कैलोरी एब्जॉर्ब किया, 80 कैलोरी छोड़ दिया। तो अगर हम ब्लैक वाले का एल्बिडो निकालेंगे तो इन कितना हुआ 100, आउट कितना हुआ 10, इसलिए एल्बिडो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। यहां पर क्या है, यहां पर आपके इन कितना है 100, आउट कितना है 80, तो ये कितना हो गया 5/4 दैट इज 1.25। तो एल्बिडो किसका ज्यादा होगा, जो ज्यादा गुड एब्जॉर्बर्स हैं, जो एब्जॉर्ब करते हैं, तो जिनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, और रिफ्लेक्टर वो होते, जो रिफ्लेक्टर होंगे उनका एल्बिडो मान क्या होगा, कम होगा। तो अब जैसे किसी रीजन में आप देखते हैं कि जो आपके ऐसे रीजन है जैसे इक्वेटोरियल रीजन, विषुवत-रेखीय क्षेत्र, जहां पे आपके टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां पर क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है। तो पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, वहां पे एल्बिडो मान उनका ज्यादा होगा, कंपैरेटिवली वो ज्यादा मात्रा में आपके एल्बिडो का इस्तेमाल करते हैं। और ग्रीन सरफेस होंगे या फिर ग्रासेस होंगी, ग्रासेस में भी आपके एक तरह से ये एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन अगर हम आइस की बात करें तो आइस जो है उसमें एल्बिडो मान सबसे ज्यादा होता है, और वो कितना होता है 80। एल्बिडो का सर्वाधिक मान अगर पूछा जाए तो किसमें होता है, तो वो आपके होता है आइस में। 80 का मतलब क्या हुआ, आइस का एल्बिडो मान जो है वो 80 है। 80 का मतलब क्या हुआ, आइस पर अगर 80 कैलोरी आ रही है ऊष्मा, तो 79 कैलोरीज एब्जॉर्ब हो जाएगी, सिर्फ 1 कैलोरी वापस जाएगी। तो अब एल्बिडो मान अगर आप निकालेंगे तो इन कितना हुआ 80 कैलोरी, आउट कितना हुआ 1 कैलोरी, एल्बिडो मान कितना हो जाएगा 80। तो सबसे ज्यादा जो मान होता है एल्बिडो का वो कहां होगा, वो किस रीजन में होगा, तो इक्वेटोरियल रीजन की अगर हम बात करें तो अब देखिए इक्वेटोरियल रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एल्बिडो की बात करें तो हम ये कहेंगे कि किसी जगह पर एल्बिडो का मान कहां पर ज्यादा और कहां पर कम होगा। तो इसको अगर हम लोग देखें तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि अर्थ के सरफेस पर, जो अर्थ का सरफेस है इसमें विषुवत-रेखीय क्षेत्र है, इक्वेटोरियल रीजन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ट्रॉपिकल रीजन है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, सब ट्रॉपिकल रीजन और ध्रुवीय क्षेत्र। एल्बिडो का सबसे ज्यादा मान कहां होगा, ध्रुवीय क्षेत्र में, पोलर रीजन में। तो पोलर रीजन में एल्बिडो का मान आपके कंपैरेटिवली यहां पर ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा यहां पर आपके पाया जाएगा इस रीजन में। तो इसलिए पूछा जाता है कि एल्बिडो का सबसे ज्यादा मान कहां पर होगा या किस जगह पर होगा, तो वो आपके ये रीजन हो जाते हैं। और इन रीजन्स में आपके जैसे से आप इधर की तरफ चलेंगे एल्बिडो का मान लगभग लगभग आपके कम होता चला जाता है, क्योंकि परावर्तन ज्यादा होता है। तो इसलिए आप देखते हैं यहाँ पे गर्मी है कि नहीं, तो यहाँ पे गर्मी क्यों होती है, क्योंकि जो हीट होती है वही रेडिएट होती है, रेडिएशन ज्यादा होता है एयर में, जो है आपके एक तरह से कन्वेक्शन, तो जो है करंट की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। अच्छा, टेम्परेचर में भी आप ध्यान रखें, एक ये भी चीज जो है दिमाग में ये आती है, जैसे अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस के चारों तरफ एयर है, तो जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है, ये प्रकाश क्या जो है वायुमंडल को कैसे गर्म करता है या किस तरह से गर्म करता है, किस प्रक्रिया के कारण जो है आपके, जैसे पूछा जाए कि किस प्रक्रिया के कारण हमारा जो है वायुमंडल गर्म होता है, तो और दे दिया जाए कंडक्शन,
कन्वेक्शन, रेडिएशन, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमारे वायुमंडल को गर्म करती है? तो चालन की प्रक्रिया, कंडक्शन जिसको कहा जाता है, ये प्रक्रिया किसमें होती है? सॉलिड्स में होती है। तो यहां पर क्या होता है कि सॉलिड में होती है। कोई भी ठोस है, एक एंड से गर्म करिए, दूसरा एंड अपने आप गर्म हो जाता है। लोहे के एक टुकड़े है, लोहे के एक टुकड़े के एक एंड को दूसरा एंड खुद पकड़े रहिए, थोड़ी देर बाद देखिए गर्म हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पैन में चाय बना रहे हैं, अगर हैंडल में इंसुलेशन नहीं लगा हुआ है, इंसुलेटर कोई यूज नहीं है, अब पूरी बॉडी है, तो आप देखते हैं कि चाय आप इधर गर्म कर रहे हैं, हैंडल गर्म होती जाती है। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रही है। हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है? जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हीट को ट्रांसफर करते हैं, ये हीट इस तरह से ट्रांसफर होती चली जाती है। तो एक एंड से दूसरे एंड मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर हैं, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर हैं, हीट खुद ब खुद ट्रांसफर हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स अगर अपनी जगह पर हैं, वो सिर्फ क्या करते जा रहे हैं? हीट को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। एक दूसरे को बढ़ा रहा है, दूसरा तीसरे को बढ़ा रहा है, तीसरा चौथे को बढ़ा रहा है, इसलिए हीट आगे बढ़ती चली जा रही है। तो अगर हीट आगे बढ़ती चली जा रही है, ये प्रक्रिया क्या है? चालन की प्रक्रिया। तो जितनी भी ठोस चीजें होती हैं सॉलिड, उसमें ऊर्जा स्थानांतरण की प्रक्रिया, एनर्जी ट्रांसफर की प्रक्रिया क्या होती है? उसमें होती है आपके कंडक्शन, चालन। ठीक। दूसरी चीज होती है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? ये होता है आपके संवहन की प्रक्रिया। संवहन की प्रक्रिया में क्या होता है? ये प्रक्रिया किसमें होती है? ये द्रवी भाग में और गैसी भाग में, दोनों में होती है, द्रव और गैस। जैसे यहां पर क्या है? अब ठोस चालन की प्रक्रिया क्या है? चालन की प्रक्रिया यह है कि जैसे मान लीजिए ऊर्जा यहां चाहिए, तो ऊर्जा अपने आप चल के आएगी यहां ऊर्जा देने के लिए, खुद से आएगी ऊर्जा देने के लिए। मतलब यहां से ऊर्जा खुद ब खुद चल करके चली आएगी। ऊर्जा चल के जाएगी, कण नहीं जाएगा। लेकिन संवहन में क्या होता है? कण खुद आता है ऊर्जा लेने के लिए और ऊर्जा लेके चला जाएगा। कण को आना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप चाय बनाते हैं। जब चाय बनाते हैं तो पानी आपने गर्म किया। जब पानी गर्म करते हैं तो कैसे गर्म होता है? जैसे जैसे जिसको हीट मिलता जाता है, गर्म होता जाता है, ऊपर उठता जाता है, ठंडा पानी नीचे बैठता जाता है। तो गर्म पानी हो करके उसका डेंसिटी कम होती जाएगी, ऊपर उठता जाएगा, ठंडा पानी नीचे बैठता जाएगा। ये गर्म पानी उठता बैठ जा रहा है और ठंडा पानी बैठता जा रहा है। ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि इसमें पूरा टोटल टेम्परेचर एक बराबर ना हो जाए। और जब टेम्परेचर एक बराबर हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में ये पूरा जो आपका रीजन है वो क्या हो जाता है? ये पूरा एक समान तापमान का हो जाता है। तो हम कहते हैं पानी गर्म हो गया। और फिर आप देखते हैं पानी उबलने लगता है जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाता है। तो ये क्या है? यहां पर कण खुद आया, ऊर्जा लिया और लेकर के चला गया। वही चीज वायु में होती है। वायु में क्या है कि जो वायु आई, सतह के संपर्क में आई, सतह से ऊर्जा लिया, गर्म हुई, ऊपर उड़ गई, ठंडी वायु नीचे आ रही, गर्म वायु ऊपर जा रही। तो ये क्या है? एक संवहन चक्र चल रहा है, कन्वेक्शन साइकिल। तो कन्वेक्शन साइकिल जैसे हम लोग ने पढ़ा था, 3 सेल्स हम लोग ने पढ़े थे। तो जो आपके सेल्स हम लोग ने जो आपके पवन वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें जो सेल का फॉर्मेशन हो रहा था वो कैसे हो रहा था? संवहन चक्र के कारण। तो संवहन चक्र ये होता है। और तीसरी प्रक्रिया ऊर्जा स्थानांतरण की क्या होती है? विकिरण, रेडिएशन। विकिरण के मतलब ये होता है कि ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, कणों का कोई योगदान नहीं, बीच में कण का कोई लेना देना नहीं। जैसे सूर्य से आने वाली ऊर्जा, सूर्य है, पृथ्वी है, कुछ दूर तक तो पृथ्वी के कण, पृथ्वी के वायुमंडल के कण हैं वायु के, लेकिन जहां वायु खत्म है वहां पे क्या है? निर्वात है, वैक्यूम है, लेकिन फिर भी ऊर्जा चली आ रही है। तो ऊर्जा क्योंकि चली आ रही है, कण नहीं है, बिना कणों के ऊर्जा चली आ रही है, तो कणों का कोई योगदान नहीं, ऊर्जा खुद ब खुद चली आएगी, कण का कोई लेना देना नहीं। जब तक कण रहेंगे तब तक ये दो प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है? कणों को हिलना नहीं पड़ता, खुद ब खुद ऊर्जा कणों तक पहुंच जाती है।
वो चालन की प्रक्रिया कंडक्शन, जो कि सिर्फ ठोस में होती है। कन्वेक्शन की प्रक्रिया क्या होती है? कन्वेक्शन की प्रक्रिया में हम लोग जानते हैं कि संवहन की प्रक्रिया वो प्रक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा कण खुद लेने आता है, ऊर्जा लेगा और लेकर के फिर से वापस चला जाता है। तो ये प्रक्रिया आपके संवहन की प्रक्रिया होती है। और विकिरण की प्रक्रिया, तो पृथ्वी की सतह पर अगर हम ये कहें, पृथ्वी की सतह पर जो इंसुलेशन होता है अर्थ का, अर्थ के सरफेस पर सन का, तो सन का जो इंसुलेशन है, जो एक तरह से आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, वो क्या कर रही है? वो किस प्रक्रिया के कारण ऊर्जा लेकर के आ रही है? तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किस प्रक्रिया के कारण आ रही है? विकिरण के कारण, रेडिएशन के कारण। तो रेडिएशन की वजह से पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा आ रही है। लेकिन पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल कैसे गर्म हो रहा है? ये प्रश्न पूछा जाता है, वायुमंडल गर्म किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो वायुमंडल जो गर्म होता है वो संवहन प्रक्रिया के कारण होता है, कन्वेक्शन के कारण। तो हम लोगों को कभी गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, वो किस वजह से? संवहन प्रक्रिया के कारण। तो हमारे जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा होती है वो पृथ्वी की सतह को डायरेक्ट गर्म नहीं करती, वायुमंडल को डायरेक्ट गर्म नहीं करती, बल्कि पृथ्वी की सतह को आके गर्म करती है। और जब पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है तो आने वाली वायु गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती है और ठंडी वायु नीचे फिर से वापस आ जाती है। तो संवहन की प्रक्रिया क्या करती है? पूरे वायुमंडल को गर्म करती है। तो दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊर्जा आ रही है वो किस ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रिया के द्वारा आ रही है? तो विकिरण के कारण, ड्यू टू रेडिएशन। रेडिएशन प्रक्रिया क्या है? ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाए लेकिन कण ना हिले, कण का कोई योगदान ना हो, बिना किसी कण के। क्यों? जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या जरूरत पड़ती है? किसी कण की नहीं जरूरत पड़ती। लेकिन जो वायुमंडल हमारा गर्म हो रहा है वो कैसे हो रहा है? कण खुद आ रहा है सतह के संपर्क में, सतह गर्म हो गई। सतह कैसे गर्म हो गई? ड्यू टू रेडिएशन। अब सतह गर्म है लेकिन वायुमंडल कैसे गर्म हो रहा है? कण आ रहा है, वायु आ रही है, सतह के संपर्क में आई, गर्म हुई, गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उड़ गई, ठंडी वायु फिर से आई, उसने ऊर्जा लिया, फिर चली गई। तो संवहन की प्रक्रिया क्या कर रहा है? कन्वेक्शन की साइकिल जो होती है वो क्या कर रही है? वो वायुमंडल को गर्म कर रही है। तो दो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, दोनों का आंसर अलग अलग समझ लीजिए। तो अगर ये पूछा जाए कि पृथ्वी की सतह पर सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है वो किस ऊर्जा स्थानांतरण की प्रक्रिया की वजह से आ रही है? चालन की वजह से, संवहन की वजह से, या विकिरण की वजह से? तो चालन कंडक्शन, संवहन कन्वेक्शन, और विकिरण रेडिएशन। तो सूर्य से पृथ्वी तक आने में ऊर्जा जो है वो विकिरण प्रक्रिया के कारण होती है, रेडिएशन प्रक्रिया के कारण होती है। और अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि पूरी पृथ्वी पर जो आपके एक तरह से वायुमंडल गर्म हो रहा है, तो वायुमंडल गर्म किसके कारण हो रहा है? तो वो आपके संवहन प्रक्रिया के कारण होता है, कन्वेक्शन जो है आपके के कारण होता है। तो एल्बिडो एक्चुअल में क्या है? एल्बिडो जो है वो कन्वेक्शन से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो ऊष्मा आई, तो ऊष्मा अब जो वायुमंडल के अंदर आ गई, पृथ्वी की सतह को मिल गई, तो अब किसी वस्तु को कितनी ऊर्जा मिल रही है और कितनी जा रही है? तो वायुमंडल के अंदर की बात है, बाहर के इंसुलेशन की बात नहीं है। तो किसी वस्तु को कितनी मिली, उसने कितना एब्जॉर्ब किया और किसने कितना वापस कर दिया, तो ये इसका ब्यौरा जोड़ा है। तो आई ऊर्जा और गई ऊर्जा का रेशियो। तो अगर मान लीजिए हमने कहा 10 कैलोरी आई और 2 कैलोरी वापस गई, इसका मतलब एल्बिडो मान कितना हो गया? 5। तो सबसे ज्यादा एल्बिडो का मान किसका होता है? आइस का। तो आइस कवर्ड रीजन, इसका मतलब ध्रुवीय क्षेत्र का एल्बिडो का मान सबसे ज्यादा होगा, जो कि 80 हमने आपको बताया। 80 मतलब 80 कैलोरी अगर आ रही है, 79 कैलोरीज एब्जॉर्ब हो जाएगी, सिर्फ 1 कैलोरी वापस जाएगी। तो 80/1 दैट विल बी इक्वल्स टू 80। इसीलिए एल्बिडो का मान कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। किस रीजन में? आइस कवर्ड रीजन, दैट इज पोलर रीजन्स में। तो पोलर रीजन में अगर हम लोग देखें तो वहां पे एल्बिडो का मान सबसे ज्यादा होता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, एल्बिडो का सबसे ज्यादा मैक्सिमम मान कहां है? तो वो पोलर रीजन में, दैट इज जो है आइस में।